तो मैं राहुल यादव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल टारगेट क्लासेस यूपी पर। जैसे कि आप सभी को पता है हम लोग यूपी जीके पढ़ रहे थे और यूपी जीके में आज हम लोग बहुत ही प्यारा सेशन लेकर आए हैं। बहुत ही प्यारा टॉपिक है जिसको आज पढ़ने के बाद आपको बहुत ही मजा आएगा। ठीक है, तो आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं यूपी स्पेशल के तहत जो जिला दर्शन सीरीज हम लोग चला रहे थे और जिला दर्शन सीरीज की आज जो अगली क्लास लेकर आ चुके हैं हम लोग। और जिला दर्शन में आज हम लोग पढ़ेंगे रायबरेली। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे रायबरेली, उन्नाव, बदायूं और बाराबंकी। आप सभी को पता है कि उन्नाव और रायबरेली, बाराबंकी, बदायूं ये सारे जो जिले हैं ये बहुत ही प्यारे जो है, यानी कि प्यारा टॉपिक होने वाला है। और आपको पता है ये सारे के सारे जितने भी जिले हैं ये लखनऊ जो हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी है उसके आसपास के सारे जिले हैं। ठीक है, तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं रायबरेली जिले से और रायबरेली को एक बेहतर ढंग से पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद उन्नाव को पढ़ेंगे, बदायूं को पढ़ेंगे। सारे जिले, चार के चारों जिला आज हम लोग कवर करने का काम करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और पूरा जोश के साथ। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं हम लोग सबसे पहले रायबरेली के विषय में। तो सबसे पहले रायबरेली के विषय में हम लोगों को ये पता होना चाहिए, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले से जो है रहने वाले हैं। तो आप सभी लोग बताएंगे कमेंट करके उत्तर प्रदेश का जो रायबरेली जिला है इसका पुराना नाम क्या था। इसका आंसर सभी लोग बताएंगे कि रायबरेली जिले का पुराना नाम क्या था। ठीक है, रायबरेली तो दुनिया को पता है लेकिन रायबरेली जिला का पुराना नाम क्या था ये आप सभी को पता होना चाहिए। जितने भी लोग रायबरेली के रहने वाले वो जरूर कमेंट करेंगे। ठीक है, तो आप सभी को पता होना चाहिए रायबरेली का जो पुराना नाम था वो भरौली हुआ करता था। ठीक है, शायद ही आप उठाइए यूपी स्पेशल की कोई बुक, अगर इतना अच्छा कंटेंट किसी भी बुक में मिल जाए तो आप बताइएगा, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। ठीक है, तो आप जब पढ़ाया जा रहा है आपको इतनी मेहनत के साथ तो आप सब पूरा मन से पढ़िए। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रायबरेली जिले का जो है नाम क्या था, वो पुराना नाम क्या था, तो भरौली हुआ करता था। वर्तमान में इसे रायबरेली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बहुत ही प्यारे क्वेश्चन, इन्हें देखिएगा। ठीक है, तो ये आपको एक नया क्वेश्चन मिला है, रायबरेली का पुराना नाम क्या था, तो भरौली हुआ करता था। आइए आगे जानते हैं रायबरेली विषय की, जिला के विषय में। आगे दिया गया सर्वाधिक नहर विस्तार इसी जिले में है। ठीक है, सर्वाधिक, हाँ पूछा जाए, ये पूछा गया था। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि बताइए उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जिला है जहाँ सबसे अधिक नहरों का विस्तार है, नहरों का जाल है। तो आप सभी को पता होना चाहिए वो रायबरेली ही जिला है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक अगर नहरें कहीं पाई जाती हैं तो रायबरेली जिले में पाई जाती हैं। तो इसलिए रायबरेली को याद भी रखना कि सबसे ज्यादा नहर विस्तार जो है इसी जिले में है। फिर आगे दिया गया 1958 में, 1958 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा इसे जिले के रूप में स्थापित किया गया था। ठीक है, आपको ये याद होना चाहिए, आपसे पूछा जाएगा कि रायबरेली को जिले के रूप में कब स्थापित किया गया था, तो वह 1958 में था, जिस समय हमारे यहाँ अंग्रेजों का हुकूमत चल रही थी उस समय की बात है। ठीक है, तो अब आपसे रायबरेली से पूछेगा तो फिर आप ये सारे कंटेंट याद रखेंगे। हाँ, एक ये भी कह सकते हो कि रायबरेली से ही इतना ज्यादा क्यों पूछेगा, तो मैं आपको बता दूं, इस बार जो लोकसभा चुनाव हुए हैं, ठीक है, इस बार जो लोकसभा चुनाव हुए हैं, जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण सीट थी वो उत्तर प्रदेश की रायबरेली जिले की सीट थी। क्योंकि विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा जो राहुल गांधी थे इसी जिले से अब की बार चुनाव लड़े थे और इनके सामने लड़ रहे थे दिनेश प्रताप सिंह। ठीक है, तो इस बार लोकसभा से भी काफी ज्यादा फेमस थी। ठीक, और आपका पता है कि लोकसभा अभी चुनाव हुए हैं, परिणाम आया है और आपका जो है एग्जाम की भी डेट जल्द ही आने वाली है। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि इस बार रायबरेली जिला बहुत ही चर्चा का विषय रहा है। ठीक है ना, तो याद रखेंगे रायबरेली जिला जो है, ये रायबरेली जो है ये जिले के रूप में कब स्थापित किया गया था, 1958 में अंग्रेजों के द्वारा किया गया था। आगे आइए देखते हैं रायबरेली। ठीक है, यहाँ पर रेल कोच कारखाना भी खोला गया है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि रेल कोच, हाँ पूछा जाएगा आपसे कि बताइए भारत में आधुनिक रेल कोच कारखाना कहाँ पर खोला गया है, तो रायबरेली में। और रायबरेली में कहाँ पर, तो लालगंज। ठीक है, रायबरेली का एक छोटा सा शहर है लालगंज और इसी लालगंज में आधुनिक कारखाना जो रेल डिब्बा कारखाना खोला गया है यहीं पर स्थापित किया गया। तो आप याद रखेंगे उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में, और इससे ज्यादा डीप में नहीं पूछेगा, अगर पूछेगा भी तो याद रखेंगे रायबरेली के लालगंज में जो है आधुनिक रेल कोच कारखाना खोला गया है। आइए आगे जानते हैं भारत में पहली महिला खिलाड़ी। हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, इसमें जितने स्टार आप लगा सकते हो स्टार लगा के रख लीजिएगा, ये जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, भारत में पहली बार किस महिला खिलाड़ी के नाम पर किसी स्टेडियम का नाम रखा गया है, तो स्टेडियम जो है रानी रामपाल स्टेडियम। ठीक है, और ये हॉकी स्टेडियम खिलाड़ी थी, ये याद रखेंगे कि ये रानी रामपाल जो स्टेडियम किसके नाम पर, रानी रामपाल के नाम पर बनाया गया है। ये कौन सी खिलाड़ी थी, तो ये हॉकी की खिलाड़ी थी, इन्हीं के नाम पर खोला गया है और यह भी रायबरेली जिले में। तो इसे जरूर याद रखेंगे। आपसे पूछा जाए किसी भी प्रकार से घुमा के पूछे कि भारत की वह पहली महिला खिलाड़ी कौन है जिनके नाम पर स्टेडियम का नाम रखा गया है, तो रानी रामपाल का
रानी रामपाल है। रानी रामपाल जी जो थी ये कौन सा खेल खेलती हैं? ये हॉकी की खिलाड़ी थी और इन्हीं के नाम पर स्टेडियम बनाया गया है, रानी रामपाल स्टेडियम। तो ये कहां पर है? यह रायबरेली जिले में स्थित है और ये अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम है, इसलिए इसे जरूर याद रखेंगे। ठीक है ना, कि रानी रामपाल हॉकी स्टेडियम कहां पर है? तो रायबरेली में। आइए आगे जानते हैं रायबरेली जिले के विषय में। हाँ, अब आपके सामने उन्नाव है। ठीक है, तो उन्नाव के लिए आज हम लोग देखें। हाँ, एक क्वेश्चन यहाँ से और लिख सकते हो रायबरेली में। ठीक है, आपको ये बताना है कि रायबरेली में कोई पक्षी विहार है। कौन सा पक्षी विहार है? उन्नाव में भी है। उन्नाव में है नवाबगंज पक्षी विहार। तो आप सभी लोग बताएंगे रायबरेली में कौन सा पक्षी विहार है। याद आ गया तो आप सभी लोग लिख लेंगे कहीं पर। ठीक है, समसपुर पक्षी विहार जो है वो रायबरेली में ही पड़ता है। ठीक है, समसपुर पक्षी विहार रायबरेली में ही है। ठीक है, समसपुर पक्षी विहार। ठीक है, इसे जरूर याद रखेंगे। आपसे पूछा जाएगा कि समसपुर पक्षी विहार कहां पर है। और रायबरेली की कोई खासियत है? आप सभी लोग बताएंगे रायबरेली जिले में और क्या है। रायबरेली में एम्स भी है। ठीक है, भारत भर में गिने चुने एम्स हैं, उन एम्स में एक रायबरेली में स्थापित किया गया है। ठीक है, रेल कोच फैक्ट्री है, सबसे अधिक नहरें हैं, है ना। रानी रामपाल स्टेडियम है जो किसी पहली महिला खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है। ठीक है, और ये अंतरराष्ट्रीय लेवल का है। ये सारी चीजें आप लोग याद रखेंगे। आइए अब हम लोग जानते हैं उन्नाव के विषय में। ठीक है, उन्नाव भी रायबरेली जिला से सटा हुआ एक जिला पड़ता है, उन्नाव जिला। ठीक है, और उन्नाव जिले से जो अब की बार सांसद बनकर गए हैं, अब की बार क्या शायद अब की बार तीसरी बार बने हैं। ठीक है, तो इन्हें याद रखेंगे, साक्षी महाराज, इन्हें भी याद रखेंगे। उन्नाव जिले के जो लगातार तीसरी बार सांसद बने हैं, ठीक है, ये साक्षी महाराज हैं। और साक्षी महाराज ये सारे लोग वो व्यक्ति हैं, ये वो व्यक्ति हैं, चाहे वो राजनाथ सिंह हो जो आपके रक्षा मंत्री हैं, चाहे ये साक्षी महाराज हो, ये वो लोग हैं जो बाबरी मस्जिद को तोड़ने में अहम भूमिका निभाई थी। ये वही सारे लोग हैं, आज के डेट में ये सब सांसद बन गए हैं। तो आप याद रखेंगे उन्नाव से सांसद कौन बने हैं? तो साक्षी महाराज लगातार तीसरी बार बन गए हैं। आइए आगे देखते हैं उन्नाव में क्या चीजें हैं। ठीक है, हाँ, उन्नाव यह चर्म उत्पादन के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। आप लोग आप में से होंगे बहुत सारे लोग उन्नाव डिस्ट्रिक्ट से भी होंगे, उन्नाव के पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट से होंगे, चाहे रायबरेली हो, उन्नाव हो, लखनऊ हो, ये सब उन्नाव के आसपास के जिले पड़ते हैं, फतेहपुर है। ठीक है, तो याद रखेंगे वहां पर चर्म उद्योग है और ये चर्म उद्योग के लिए काफी ज्यादा फेमस है। और जो उन्नाव शहर की स्थापना करी थी, इन्हें जरूर याद रखेंगे। ठीक है, ये गोदी सिंह चौहान जी द्वारा इस शहर की स्थापना की गई। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि आपको अभी पता चला है आज के रायबरेली जिले का पुराना नाम क्या था। ठीक है, तो उसी तरह आपको ये पता होना चाहिए कि उन्नाव जो शहर है इसकी स्थापना किसने की थी? तो गोदी सिंह चौहान के द्वारा उन्नाव शहर की स्थापना की गई थी। ठीक है, और आगे देखिए, हाँ, यहाँ पर सैयद बांका, ठीक है, सैयद बांका सलीउल्लाह की मजार यहीं पर है। ठीक है, एक जो है काफी सूफी संत थे, काफी ज्यादा फेमस थे, सैयद बांका सलीउल्लाह की यहाँ पर मजार है। और यह मजार जो है इसकी जो खासियत है इसे याद रखेंगे, यह मजार हिंदू तथा मुसलमान दोनों के लिए पवित्र स्थल है। यहाँ पर इस्लाम धर्म के तो लोग तो जाते ही जाते हैं इस मजार पे, यहाँ पे भारी भरकम मात्रा में हिंदू भी जाते हैं और जाते हैं, अपनी मन्नतें मांगते हैं। और उनकी मन्नतें पूरा भी शायद होती होंगी, मैं तो कभी गया नहीं, लेकिन उनकी मन्नतें अगर पूरा होते होंगे तो लोग जाते हैं वहां पे, अपना चद्दर वद्दर चढ़ाते हैं, जो भी यहाँ पर है। ठीक है, तो याद रखेंगे यह जो मजार है सैयद बाका सलाउद्दीन सलीउल्लाह करके। ठीक है, तो यह जो मजार है यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए है, दोनों लोग जाते हैं, दोनों लोगों के लिए एक धार्मिक स्थल है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं सूर्यकांत। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बहुत बड़े एक लेखक हुए हैं, कवि हुए हैं, बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं, आप सभी को पता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के विषय में। और भागवती चरण वर्मा जी का, इन दोनों लोगों का संबंध जो है उन्नाव डिस्ट्रिक्ट से है, ये चीज याद रखेंगे। ठीक है, ये दोनों विद्वान जो है इनका संबंध उन्नाव जिले से है। आइए आगे देखते हैं। हाँ, एससीआर आप सभी को पता है, एनसीआर, जैसे कि हमारे अगर देखा जाए जो भारत की राजधानी है दिल्ली, उसमें कुछ जिलों को एनसीआर में शामिल किया गया। उसी के तर्ज पर उत्तर प्रदेश में जो है एससीआर में शामिल कुछ जिलों को किया गया। जैसे भारत की राजधानी दिल्ली है और दिल्ली में जो जिले शामिल किए गए उसको एनसीआर के तहत, ठीक है, उसी प्रकार उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों को एससीआर के तहत जो है शामिल किया गया है। और कितने जिले हैं? तो 7 जिले हैं। 7 जिलों को सबसे पहले आपको नाम पता होना चाहिए। ठीक है, ये 7 जिलों के नाम पता होना चाहिए। पहला है कानपुर, दूसरा है कानपुर देहात, तीसरा है आपका रायबरेली, और चौथा है उन्नाव, पांचवा है बाराबंकी, और छठवां है सीतापुर, और 7वां है लखनऊ। इनको जरूर लिख लेंगे कि एससीआर में शामिल जिले कौन से हैं। तो ये 7 जिले हैं। ये 7 जिलों के नाम आपके सामने होने चाहिए। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर अपने नोट से भी बना सकते हो। ठीक है, हाँ, ये याद रखेंगे। ये आपसे पूछा जाएगा राज्य राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत कितने जिले आते हैं, कितने जिले शामिल हैं। तो ये 7 जिलों को याद रखेंगे। और 7 जिले कौन से, इनका क्रम लिखा हुआ है, ये 7 जिलों आप सभी लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं।
आगे दिया गया आपका एक जिला पड़ता है बदायूं, ठीक है, बदायूं जिला पड़ता है और बदायूं से भी बहुत ज्यादा सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसे याद रखेंगे, यह एक ऐतिहासिक शहर है, ठीक है। बदायूं जो है एक ऐतिहासिक शहर है। यहाँ इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पहले गवर्नर के रूप में कार्य किया करता था। आप सभी को पता है इल्तुतमिश कौन था, ठीक है, आप सभी को पता होना चाहिए इल्तुतमिश कौन था। इल्तुतमिश जो था ये जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम हुआ करता था, आप सभी को पता होगा, ठीक है। जो कुतुबुद्दीन ऐबक था ये गौरी का गुलाम था, ठीक है, गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन एक लड़का होता है आराम शाह, कुछ दिन के लिए गद्दी पर बैठता है और उसकी हत्या करके इल्तुतमिश जो है दिल्ली की गद्दी प्राप्त करता है, ठीक है। तो जब तक कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली के सिंहासन पर बैठता रहा तब तक यह इल्तुतमिश जो रहा है ये बदायूं में गवर्नर के रूप में रहा करता था, ठीक है। और जो इल्तुतमिश था ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम भी था और दामाद भी था, ठीक है। तो इसने अपने साले की हत्या करके दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। और इल्तुतमिश का जो कार्यकाल होता है ये 1210 से 1236 के आसपास तक होता है। और 1236 से ये इल्तुतमिश के विषय में आप लोग याद रखेंगे, 1236 में इसी इल्तुतमिश की पुत्री जिसका नाम रजिया सुल्तान हुआ करता था, ठीक है, वही रजिया सुल्तान होती है जो भारत में पहली महिला शासिका के रूप में कार्य करती है। ये भी आपसे पूछा जाता है कि जो भारत की पहली महिला शासिका थी वो कौन थी, तो रजिया सुल्तान हुआ करती थी। रजिया सुल्तान के पिता कौन थे, तो यही इल्तुतमिश थे। फिलहाल आप अभी यूपी स्पेशल में हो, हिस्ट्री में नहीं हो, तो आप यहीं वापस आ जाइए, ठीक है। तो याद रखेंगे इल्तुतमिश जो है दिल्ली के सिंहासन पर बैठने से पहले कहाँ का गवर्नर हुआ करता था, तो बदायूं का हुआ करता था। और यह जो क्षेत्र है यह सल्तनत कालीन स्थापत्य के लिए बहुत ज्यादा प्रमुख केंद्र बना रहा है, ठीक है। जब सल्तनत काल था, सल्तनत काल में यह स्थापत्य कला के लिए बहुत ज्यादा फेमस था, प्रमुख केंद्र हुआ करता था बदायूं। आपसे ये पूछा जाएगा, आपसे पूछेगा एग्जामिनर कि बताइए सल्तनत काल में जो है स्थापत्य कला का प्रमुख केंद्र क्या था या कौन सा था, तो आपको पता होना चाहिए बदायूं हुआ करता था, ठीक है। आगे दिया गया महाजनपद काल के दौरान यह पंचाल महाजनपद का हिस्सा करता था, ठीक है। पंचाल के विषय में आप सभी लोग जानते होंगे, पंचाल, ठीक है, पंचाल के विषय में आप सभी लोग जानते हैं, जहाँ के महाराजा ध्रुपद थे, ठीक है, महाराज ध्रुपद थे और उन्हीं की पुत्री हुआ करते थे जिनका नाम द्रौपदी हुआ करता था। और वही द्रौपदी जो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुषधर अर्जुन के साथ उनकी शादी होती है और उनसे, ठीक है, और वही द्रौपदी के लिए जो है महाभारत का युद्ध हुआ था। आप सभी को पता है जो दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध या दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य के नाम से जाना जाता है, तो जो द्रौपदी थी वो पंचाल की ही राजकुमारी हुआ करती थी, तो याद रखेंगे, ठीक है ना। इसे याद रखेंगे, जब महाजनपदों का उदय हुआ था, अंग, मगध और ये सारे जितने नहीं थे, कौशल, श्रावस्ती, ये जितने वत्स, तो उस समय जब ये जो था महाजनपदों के काल में, तो पंचाल जो है पंचाल का हिस्सा हुआ करता था बदायूं, ठीक है। आगे देखिए, इस क्षेत्र का जो संबंध है महाभारत से भी, वही बात यहाँ पर कही गई है, इस क्षेत्र का जो संबंध है महाभारत से है, क्योंकि इसी यहाँ जाने की जो महाजनपद है ये पंचाल जो राज्य हुआ करता था, पंचाल की राजकुमारी थी, उसी राजकुमारी के लिए इतना बड़ा महायुद्ध हुआ था, इसलिए यहाँ पर दिया गया महाभारत से इसका संबंध था। हाँ, द्रौपदी के, ठीक है, द्रौपदी को मान्यताओं के अनुसार बदायूं की ही माना गया है। हाँ बिल्कुल सही है, जब बदायूं जो है पंचाल का हिस्सा हुआ करती थी और पंचाल की ही तो राजकुमारी हुआ करती थी द्रौपदी, तो द्रौपदी को मान्यताओं के अनुसार बदायूं का ही हिस्सा माना जाता है, बिल्कुल सही, इसे याद रखेंगे आप लोग। फिर आगे दिया गया है अकबर काल के प्रमुख लेखक, ठीक है, अकबर काल के प्रमुख लेखक है जो इसी बदायूं जिले से संबंधित थे, ठीक है। हाँ, तो एक लेखक है अकबर के शासनकाल में, जब मुगल बादशाह अकबर बना तो एक लेखक हुआ करते थे अब्दुल कादिर बदायूनी, बहुत ही ज्यादा ये फेमस थे अब्दुल कादिर बदायूनी, बहुत सारी इनके जो है पुस्तक लिखी है इन्होंने और बहुत बढ़िया ये व्यक्ति हुआ करते थे अब्दुल कादिर बदायूनी। और एक हुआ करते थे शेख निजामुद्दीन औलिया, ठीक है, और निजामुद्दीन औलिया जो हुआ करते थे इनका संबंध तो कई राजाओं के साथ रहा, यानी इनके रहते रहते दिल्ली पर कई राजा चेंज हुए हैं और सबसे अधिक सल्तनत काल के राजाओं का शासनकाल देखने वाले व्यक्ति हैं निजामुद्दीन औलिया, ठीक है, इन्हें याद रखेंगे। तो आप याद रखेंगे निजामुद्दीन औलिया हो और चाहे अब्दुल कादिर बदायूनी हो, ये दोनों लोगों का जो संबंध है ये बदायूं जिले से हुआ करता था, ठीक है, ये दोनों जो है बदायूं जिले से संबंधित थे, ये चीज आप लोग याद रखेंगे। फिर हाँ, 11वीं शताब्दी में बदायूं पर अहिर सरदार बुद्ध सिंह यहाँ के राजा बने, ठीक है। आपसे ये पूछा जाएगा कि जो अहिर सरदार हुआ करते थे बुद्ध सिंह, ये बदायूं के राजा कब बने, तो ये 11वीं सदी के आसपास बने थे। ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाँ, एक छोटा सा और जिला पड़ता है बरेली, ठीक है, बरेली के विषय में कुछ क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, तो आइए हम लोग बरेली के विषय में देखते हैं, क्योंकि बरेली वो आप सभी को ज्ञात होना चाहिए, ठीक है। बरेली में सबसे पहले दिया गया है, बरेली का उपनाम याद रखेंगे,
बरेली का जो उपनाम है सुरमा नगरी, ठीक है। यहाँ पर सुरमे का उत्पादन होता है जो आंखों में लगाया जाता है, आप सभी को पता है, और सुरमा के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। तो पूछा जाएगा आपसे सुरमा नगरी के नाम से किसे जाना जाता है, तो बरेली को जाना जाता है। हाँ, इसे बास नगरी भी कहते हैं, ठीक है, बास नगरी भी कहते हैं, और बरेली को बास बरेली भी बोला जाता है, ठीक है। तो याद रखेंगे इसे बास नगरी भी कहते हैं। उसके बाद दिया गया है सिलाई नगरी, ठीक है। तो बदायूं जो बरेली जो हुआ करता है, बरेली को दिया सिलाई नगरी के नाम से भी जाना जाता है, इसके भी कारखाने यहाँ पर लगे हुए। तो इसके तीनों उपनाम याद रखना, सुरमा नगरी, बास नगरी और दिया सिलाई नगरी। ये बरेली जनपद काल में जो है पंचाल महाजनपद का क्षेत्र हुआ करता था, यानी जो पंचाल क्षेत्र था, पंचाल में बदायूं तो आता ही था, बदायूं के साथ साथ जो बरेली है आपकी, ये भी महाजनपद यानी महाजनपद काल में पंचाल का ही हिस्सा हुआ करता था। आपको पता है कि जिले तो ये बाद में बने हैं, जब महाजनपद होते थे, जब राजा होते थे, तो इनका जो क्षेत्र था काफी ज्यादा हुआ करता था। जो पंचाल नरेश थे उन्हीं के अंतर्गत बदायूं जिला भी आता था, और उन्हीं के राज्य क्षेत्र में ही बरेली जिला भी आता था, ठीक है। तो ये सारी चीजें याद रखेंगे। हाँ, झुमका नगरी भी कहते हैं, वहां पे एक झुमका चौराहा है जहाँ पे बड़ा सा झुमका है, ठीक है। तो झुमका नगरी के नाम से भी बरेली को जाना जाता है, इसे भी याद रखेंगे, ठीक है ना। हाँ, चलिए आइए आगे देखते हैं। बरेली मध्यकाल में रोहेलखंड का भी हिस्सा रहा है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए बुंदेलखंड, रोहेलखंड, ये एक क्षेत्र के नाम पर भाषा के आधार पर एक विशेष क्षेत्र को बना दिया जाता है। तो जो है ये मध्यकाल में रोहेलखंड का भी हिस्सा रहा है, इसे आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। इस क्षेत्र का संबंध जो है अशोक तथा समुद्रगुप्त से भी रहा है, याद रखेंगे, ठीक है। जो आपका बरेली क्षेत्र था, इस बरेली क्षेत्र का जो संबंध है वो अशोक तथा समुद्रगुप्त से भी हुआ करता था, इनका भी संबंध यहाँ से है। ये सारी चीजें आप लोग याद रखेंगे, है ना। फिर आगे दिया गया है इसे बरेली क्षेत्र के अंतर्गत कुसाड़ों को सिक्के मिले। ये जो बरेली क्षेत्र है, यहाँ से कुसाड़ों को जो सिक्के चलाए गए थे, उन सिक्कों के भी साक्ष्य मिलते हैं, और इन सिक्कों पर मित्र, ठीक है, इन सिक्कों पर मित्र अंकित है, यानी मित्र के चित्र अंकित होंगे, ऐसे कुछ या कुछ लिखावट होगी। पुराने सिक्के हैं तो बहुत सारी चीजें इनमें समझ में आती हैं, बहुत सारी चीजें नहीं आती हैं। आप इतना याद रखिएगा कि कुसाड़ों को सिक्के जो है वो कहाँ से मिले हैं, तो बरेली से उसके साक्ष्य पाए गए, ठीक। फिर दिया गया 1637 ईस्वी में, ठीक, 1637 ईस्वी में मुकुंद राय नामक शासक ने इस शहर को बसाया था। यह सबसे जरूरी है, आपसे पूछेगा कि जो बरेली शहर है इसको किसने बसाया था, तो मुकुंद राय नामक एक राजा हुए हैं, शासक हुए हैं, इन्होंने बरेली शहर को बसाया था, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। हाँ, आगे दिया गया है 1774 ईस्वी में, 1774 ईस्वी में यह क्षेत्र अंग्रेजी शासन के अंतर्गत मिला लिया गया, ठीक है। 1774 में यह क्षेत्र जो है अंग्रेजों के अधिकार में चला गया था, ठीक। और भारत का पहला देखेंगे, भारत का पहला कुत्ता अनुसंधान संस्थान बरेली में खोला गया है, ठीक है। तो जो पूछा जाएगा आपसे कि भारत का पहला कुत्ता अनुसंधान संस्थान कहां पर खोला गया है, तो यह बरेली के अंदर खोला गया था, इसे याद रखेंगे। और यूपी में, ठीक है, यूपी में केचुआ प्रजनन केंद्र जो है यह भी यहीं पर स्थापित किया गया है, ठीक है। तो आप सभी को पता होना चाहिए केचुआ जो होता है किसानों का मित्र कहा जाता है, यानी कि जो मिट्टी होती है उस मिट्टी को उपजाऊ बनाने का काम करता है। और ये जो केचुआ होता है, ये केचुआ जो होता है ये रेड कलर, ये गुलाबी कलर का होता है, इसे याद रखेंगे। जो केचुआ पालन किया जाता है इसका जो कलर होता है गुलाबी कलर का होता है। जो बरसात में आपके जमीन में दिखाई देते हैं वो केचुआ जो है उनका पालन नहीं किया जाता, वो ब्लैक कलर के होते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा क्या होते हैं, ये थोड़ा सा जो गिरते हैं बहुत ही उपद्रवी टाइप के होते हैं। अगर मान लो इनका पालन किया, ऐसा नहीं कि ये भी मिट्टी को जो है उर्वरक बनाते हैं, अच्छी मिट्टी बनाते हैं, लेकिन ये होता है कि स्थायी एक जगह पर नहीं रहते। पता चला उसको हमने अपने खेत में छोड़ा और वो कल दूसरे के खेत में निकल गया, तो इसलिए इस केचुए का पालन नहीं किया जाता। लेकिन जो गुलाबी केचुए होते हैं उनका जो पालन किया जाता है वो गोबर के अंतर्गत किया जाता है। बताते हैं कि वो गोबर के अलावा मिट्टी में नहीं जाते हैं, तो वो उसी एरिया में रहेंगे जहाँ पे गोबर है, उससे बाहर यानी मिट्टी होगी तो मिट्टी में वो नहीं जाते हैं। और ये जो काला वाला केचुआ होता है जो बारिश में गिरता है, ये तो पता चले आज डाला और एक कितना जमीन के अंदर भी ये चले जाते हैं, इनका तो अता पता ही ना मिले, ठीक है। याद रखेंगे। तो केचुआ प्रजनन केंद्र भी बरेली में है और भारत का पहला कुत्ता अनुसंधान केंद्र भी बरेली में खोला गया है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं हम लोग कल फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।